अगर उन्होंने हम दोनों से मुतासिर होकर खुद ही हमसे चाहत, मोहब्बत और प्रेम का इजहार कर दिया तो फिर किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो हमारे साथ चाहत का इजहार करने में पहल करें तो मैं समझती हूँ इसमें हमारी बेहतरी, खुशी और इज्जत अफजाई भी है। जगत मेरी बहन, तुम फिलहाल चुप रहो। आज मैं और रतन दोनों शाम से कुछ पहले उनके पास जाएंगी, उनसे मिलेंगी, उनसे गुफ्तगू करेंगी। इस तरह हम दोनों चाहेंगी कि उनसे हमारी कुछ मुलाकातें हो जाएं, फिर देखेंगे कि ये मुलाकातें क्या रंग लाती हैं। जगत कुमारी ने कमला देवी की इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। फिर जगत तो बाहर चली गई, जबकि कमला देवी और रतन कुमारी दोनों आदिल खान के पास जाने की तैयारियां करने लगी। आदिल खान अपने मकान के सहन में जो छोटा सा अस्तबल था उसमें अपने घोड़े को खरेरा कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक पर वो चौंका। घोड़े को खरेरा करना उसने बंद कर दिया। फिर कहने लगा, दरवाजा खुला है, कौन है? अंदर आ जाओ। आदिल खान की इस पुकार के जवाब में कमला देवी और रतन कुमारी दोनों मकान में दाखिल हुईं। उन्हें वहां देखते ही आदिल खान को किसी कदर हैरत हुई थी। खुशी का इजहार भी किया था। हाथ में पकड़ा हुआ खरेरा उसने एक तरफ रख दिया। बाएं जानिब पानी से भरा हुआ नांदनुमा हौज था, उसमें उसने हाथ धोए। फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, वो जो सदर दरवाजे के पास कमरा है उसमें बैठो, मैं आ रहा हूँ। सहन में खड़े ही खड़े कमला और रतन दोनों ने पहले मकान का जायजा लिया। सामने 2 कमरे थे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि कमरे काफी बड़े बड़े थे। कमरों के आगे बड़ा कुशादा और पुख्ता बरामदा था। बरामदे के एक कोने में मतबख और दूसरी तरफ तहारत खाने थे, जबकि सदर दरवाजे के करीब दीवान खाना था। दोनों कुछ देर तक मकान का जायजा लेती रहीं, फिर दीवान खाने में दाखिल हुई। हाथ धोने के बाद आदिल भी दीवान खाने में दाखिल हुआ और उन दोनों के सामने बैठ गया। बैठने के साथ ही आदिल खान ने उन दोनों के चेहरों का जायजा लिया। फिर हल्की हल्की मुस्कुराहट में कहने लगा, अगर मैं तुम दोनों के चेहरों के तासुरात का जायजा लेते हुए गलती पर नहीं तो तुम्हारे पास इस वक्त मेरे लिए तो शिकवे शिकवे, गिले ही गिले हैं। आदिल खान के इन अल्फाज पर कमला देवी और रतन कुमारी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थीं। फिर रतन बोल पड़ी, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मैं और कमला दोनों इस वक्त आपके खिलाफ गिलों और शिकवों से भरपूर हैं और इन्हीं का इजहार करने के लिए आपके पास आई हैं। रतन जब रुकी तो उसी के अंदाज में कमला बोल उठी, इससे पहले भी हम दोनों मामू मुमानी और मामूजाद के साथ यहाँ आई थी, लेकिन अफसोस आपके मकान के बाहर कुफल लगा हुआ था और आप शहनशाह के साथ मुहिम पर जा चुके थे। जिस वक्त आप हमें चूड़गढ़ से लेकर यहाँ आए थे तो आपने हमसे वादा किया था कि आप हमसे मिलने के लिए मामू के यहाँ से आएंगे। आपने ये भी कहा था कि आप 2-4 दिन बाद आएंगे, लेकिन 2-4 हफ्ते गुजर गए। जब आप नहीं आए तब हमने मामू से आपसे मिलने के लिए कहा। वो हमें अपने साथ यहाँ लेकर आ गए। जब यहाँ पहुंचे तो आपके मकान को लगा कुफल सबका मुंह चढ़ा रहा था, लिहाजा हम मायूस होकर वापस चले गए। अब मुझे और रतन को सबसे ज्यादा बल्कि इंतहा का आपसे शिकवा है कि आप इतने हफ्ते हमसे मिलने मामू के घर आए ही नहीं और फिर हम दोनों को मिले बगैर आप एक लंबी मुहिम पर निकल गए। कमला जब खामोश हुई तब कुछ सोचते हुए आदिल खान बोल उठा, कमला और रतन, तुम दोनों कैसी बातें करती हो? अगर तुम्हारे मामू मुझे अपने यहाँ बुलाते तो मैं वहां जाते हुए अच्छा लगता था। यूं मुंह उठाए तुम दोनों से मिलने के लिए चला जाता तो तुम्हारे मामू मुमानी, मामूजाद भाई और मामूजाद बहन इस सिलसिले में क्या सोचते? बस यही सोचकर मैं नहीं गया। इसके अलावा ये भी तो सोचो। आदिल खान को रुक जाना पड़ा इसलिए कि इस बार रतन कुमारी बोल उठी, अगर आप हमसे मिलने हवेली में आ जाते तो क्या मामू आपसे नाराज होते? हमने मामू के अलावा मुमानी, मामूजाद भाई चंद्रसेन और मामूजाद बहन जगत कुमारी पर वाजे कर दिया है कि आप हम दोनों के बचपन के साथी हैं। हम इकट्ठे खेलते रहे हैं। लिहाजा मेरा और कमला दोनों के कहने पर मामू ही नहीं, मुमानी के अलावा मामूजाद भाई और मामूजाद बहन ने भी हमें इजाजत दे दी है कि हम दिन और रात के किसी भी वक्त, जब और जिस वक्त चाहें आपके पास आ सकती हैं और आपसे मिल सकती हैं। अब बोलें, आप क्या कहते हैं? आप हम दोनों से मिलना चाहते हैं कि नहीं? आदिल खान ने घूरने के अंदाज में दोनों की तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम दोनों का सर तो नहीं घूम गया? मैं तुम दोनों से क्यों नहीं मिलना चाहूंगा? अगर तुम्हारे मामू मुमानी, तुम्हारे मामूजाद बहन भाई को इस पर कोई एतराज नहीं कि तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए आओ तो मैं समझता हूँ इसमें तो मेरे लिए खुशी की बात है। आदिल खान के इन अल्फाज पर रतन और कमला दोनों ने एक बार खुशकुन अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा। फिर कमला ने आदिल खान को मुखातिब किया, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम दोनों उठकर आपके मकान का जायजा ले सकती हैं? इस पर आदिल खान अपनी जगह पर उठा, कमला के सर पर हल्की सी चपत लगाई, फिर कहने लगा, क्या अजनबियों की सी गुफ्तगू करती हो? मैं तुम्हें खुद अपना ये छोटा सा नन्हा सा मकान दिखाता हूँ। कमला और रतन दोनों खुशी का इजहार करते हुए उठ खड़ी हुई थी।
आदिल ने उन्हें पहले सामने वाले 2 बड़े कमरे दिखाए। एक कमरा बिल्कुल खाली था और एक में 2 मसहरियां लगी हुई थी जिन पर बिस्तर पड़े थे। दोनों कमरों का जायजा लेने के बाद वो दोनों बाहर निकली। खुले और लंबे बरामदे के एक तरफ जो रसोई थी उसका जायजा लिया। उसमें 2-3 बर्तनों के अलावा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने तहारत खाने देखे, सहन का जायजा लिया, अस्तबल भी देखा। फिर दोबारा दीवान खाने में आकर बैठ गईं। आदिल खान भी उनके सामने हो बैठा था। फिर रतन ने गुफ्तगू का आगाज किया। मकान बहुत अच्छा है। रतन कहते कहते रुक गई, इसलिए कि आदिल खान बोल उठा, इसमें पहले मैं और आसिफ भाई रहा करते थे, इसलिए सामने वाले कमरे में 2 मसहरियां लगी हुई हैं। फिर आसिफ भाई ने शादी कर ली, अलहदा हो गए और अब मैं इतने बड़े घर में अकेला ही हूँ। कमला और रतन ने इस मौके पर फिर एक दूसरे की तरफ देखा। इस बार कमला बोल उठी, पहले ये बताइए कि आप खाना कहाँ से खाते हैं? मैंने आपकी रसोई का जायजा लिया है, इसमें तो खाने पकाने का कोई एहतमाम और बंदोबस्त है ही नहीं। जवाब में आदिल खान मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे बंदोबस्त करने की जरूरत ही नहीं है। अक्सर खाना लश्करगाह में ही खा लेता हूँ। अगर कभी ऐसा ना कर सकूं तो फिर ये मेरे करीब ही एक छोड़ कई भटियार खाने हैं, वहां से खाना खा लेता हूँ। रतन और कमला दोनों आहिस्ता आहिस्ता आदिल को अपने मौजू की तरफ ला रही थी, लिहाजा मजीद अपने मौजू की तरफ लाने के लिए इस बार कमला बोल उठी, अच्छा ये बताइए, आसिफ भाई ने तो शादी करके अपना घर बसा लिया, वजीर भाई भी उसके पास चले गए, अब आप कब शादी करके इस घर को आबाद करेंगे? जवाब में आदिल खान ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा। फिर कहने लगा, अभी मेरा ऐसा जुर्म करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही मेरे पास इस कदर वसाइल हैं कि मैं शादी करने के मुतालिक सोच सकूं। ठीक है, शहनशाह की तरफ से मेरा रोजीना मुकर्रर है और वो रोजीना यकीनन मेरी ज़रूरियात से ज़्यादा है। इसमें से कुछ मैं अपनी ज़ात पर खर्च कर देता हूँ, कुछ ज़रूरतमंदों में बांट देता हूँ, पसे अंदाज करता ही नहीं हूँ। और फिर तुम दोनों जानती हो मेरे माँ बाप बहनें ख़त्म हो चुकी हैं। 2 भाई थे, वो भी आजकल मुझसे नाराज़ और खफा हैं, बल्कि यूं कहें कि वो मेरी शक्ल देखने के रवादार नहीं हैं। इन हालात में मुझे अकेले को कौन रिश्ता देगा? और फिर इस मकान की हालत देखो, मेरे पास मेरी कुल कायनात सिर्फ एक बिस्तर है। दूसरा बिस्तर, दूसरी मसहरी आसिफ खान की है, वो मेरे पास उसकी अमानत है, जब चाहे ले जाए। और जिस घर में एक बिस्तर और एक ही चारपाई हो और घर में यही कुल कायनात, यही कुल सरमाया हो, तो वहाँ कौन भला मानस अपनी बेटी का रिश्ता देकर बेटी की जिंदगी तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करेगा? आदिल खान के इन अल्फाज के जवाब में रतन और कमला ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा, यहाँ तक कि कमला फिर बोल उठी, अगर कोई भला मानस, कोई शरीफ आदमी अपनी एक नहीं 2 बेटियां आपके अक्द में बखुशी देने के लिए तैयार हो जाए तो फिर इस सिलसिले में हुजूर का क्या जवाब होगा? लफ्ज हुजूर पर आदिल खान खिलखिला कर हंसा। उसे हंसते हुए देखकर कमला और रतन भी हंसने लगी। यहाँ तक कि आदिल फिर बोल उठा, ये हुजूर का लफ्ज भी तुमने मेरे लिए खूब इस्तेमाल किया, क्या यह तंजिया है या वाकई ऐसी बात है? इस बार रतन संजीदगी से बोल उठी, आदिल, क्या हमने इससे पहले कभी आपसे इस तरह का तंजिया मजाक किया है? और फिर हम आपसे मजाक नहीं कर रही। यूं जाने हम जिस मकसद के लिए आई हैं उसके लिए ज्यादा तमहीद नहीं बांधेंगी। वैसे तो हमारी मामूजात जगत कुमारी ने हमसे कहा था कि वो आपसे मुलाकात करेगी और हमारा मामला आपके सामने पेश करेगी, लेकिन हम दोनों बहनों ने फैसला किया था कि हम किसी तीसरे फर्द को बीच में नहीं लाएंगी, अपना मामला खुद आपके सामने पेश करेंगी और फिर जो फैसला आप अपने दिल पर हाथ रखकर करेंगे वो हम दोनों के लिए काबिल कबूल होगा। यहाँ तक कहने के बाद रतन कुमारी रुकी। सवालिया से अंदाज में उसने कमला देवी की तरफ देखा, यहाँ तक कि कमला देवी बोल उठी, आदिल, बुरा न मानिएगा, मैं अब बराह रास्त अपने मकसद और मतलब की तरफ आने लगी हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मैं और रतन दोनों आपसे शादी करना चाहती हैं, बल्कि मैं मजीद ये कहना चाहूँगी कि मैं और रतन दोनों आपको पसंद करती हैं, आपसे मोहब्बत करती हैं, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? कमला देवी के इन अल्फाज पर आदिल खान चौंक उठा। अजीब से अंदाज में कुछ देर तक दोनों की तरफ देखता रहा, फिर बौखलाए से अंदाज में बोल उठा, क्या तुम दोनों मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? कमला और रतन दोनों संजीदा हो गई थीं। इस पर रतन बोल उठी, मैंने पहले भी आपसे कहा, क्या हमने पहले कभी आपसे ऐसा मजाक किया है? हम दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि हम दोनों आपकी जीवन साथी बनेंगी, इसके लिए हम आपके पास आई हैं। अब आप ये कहें कि आप हमारी इस पेशकश का क्या जवाब देते हैं? आदिल खान ने एक लंबा सांस लिया, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मैंने क्या कहना है, अगर तुम दोनों मुझे चाहती हो और मेरी जिंदगी की साथी बनना चाहती हो तो फिर अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें? मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती और खुशबख्ती की बात है कि तुम जैसी लड़कियां मुझे अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहती हैं।
लेकिन पहले ये सोचो, इस पुराने खंडरनुमा मकान में तुम मेरे साथ रह लोगी? आदिल खान का जवाब सुनकर कमला और रतन की खुशी की कोई इंतहा न थी। दोनों पहले पुरजोश अंदाज में खुशी का इजहार करते हुए एक दूसरे के गले मिली। फिर शिकवों भरी आवाज में कमला बोल उठी, आप बार बार इस मकान को खंडर क्यों कहते हैं? ये मकान बाहर जो खुली शाहरा है इससे काफी ऊंचा है। कमरों के फर्श के अलावा बरामदे का फर्श और सहन भी पुख्ता है। अस्तबल बहरहाल छप्पर नुमा है, इसको हम खुद ठीक कर लेंगे। जहां तक मकान का ताल्लुक है तो आपको इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत ही नहीं। हम दोनों बहनें जाने और मकान जाने। इसको संवारना, इसको बेहतर बनाना आपका नहीं, हम दोनों का काम होगा। कमला को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि आदिल खान बोल उठा, ठीक है, तुम दोनों का ये फैसला है तो मैं समझता हूँ मेरी ये खुशबख्ती है और मैं तुम दोनों को अपनी जिंदगी का साथी बनाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा हुआ तुम दोनों बहनें आज आ गईं और अपने दिल की बात कह दी। मैं आज खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान ख्याल कर रहा हूँ। चंद दिन तक मैं शहनशाह के साथ फिर एक मुहिम पर निकलने वाला हूँ। इस मुहिम से पहले तुम दोनों ने मुझसे मिलकर मुझे खुशियों से माला माल करके रख दिया है। आदिल खान के इन अल्फाज पर दोनों मजीद खुश हो गई थीं। यहाँ तक कि रतन कुमारी बोल उठी, इस बार जब आप मुहिम पर निकलेंगे तो मकान की चाबी आप हम दोनों को देकर जाएंगे। चूंकि अब हम दोनों आपकी ज़ात का एक हिस्सा हैं और आप हम दोनों की ज़ात का एक जुज़्व हैं, लिहाजा अब इस मकान की देखभाल करना सिर्फ आपका काम नहीं, कमला और रतन का काम भी है। फिर देखिएगा आपके मुहिम पर जाने के बाद इस मकान की हम कैसे देखभाल करती हैं, और जब आप वापस आएंगे तो इस मकान का हुलिया कैसे तब्दील हो चुका होगा। इस मौके पर मैं आपसे ये भी कह दूं कि हम दोनों ने आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार मामू के अलावा मुमानी और अपने दोनों मामूजाद बहन भाई से भी कर दिया है, और वो सब खुश और मुतमईन है कि हम दोनों आपसे मोहब्बत करती हैं। यहाँ तक कहने के बाद रतन रुकी, फिर कहने लगी, बाहर सूरज गुरूब हो रहा है, पहले ये बताएं कि आप हमें खाना खिलाएंगे या भूखा घर भेजेंगे? इस पर आदिल खान कहने लगा, खाना तो यहाँ भटियार खाने से बहुत मिल जाता है। अब पता नहीं तुम दोनों इस भटियार खाने का खाना पसंद करती हो कि नहीं। और फिर मेरे पास सुर्ख मट्टी के 2 ही बर्तन हैं, एक मैं भटियार खाने से सालन लेके आता हूँ और दूसरे में रोटियां रख कर खा लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास बर्तन भी कोई नहीं है। पहले सुर्ख मट्टी के काफ़ी बर्तन थे, लेकिन वो बस धोते धोते मुझसे टूट फूट गए हैं और मैंने नए लेने की जहमत ही नहीं की। आदिल खान की इस सादगी पर कमला और रतन दोनों खिलखिला कर हंस दी। फिर कमला कहने लगी, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बर्तन में ज़्यादा सालन डलवा लाइएगा और दूसरे बर्तन में रोटियां रख कर ले आइएगा। तीनों एक ही बर्तन में खा लेंगे। आपको परेशान और फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर आदिल खान हैरत और तजस्सुस भरे अंदाज में कमला और रतन की तरफ देखे जा रहा था। उसके इस तरह देखने पर कमला और रतन भी थोड़ी देर मुस्कुराती रहीं। फिर कमला बोल उठी, अब आप हम दोनों की तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हैं जिस तरह आप जिंदगी में पहली बार हमें देख रहे हैं? पूरा बचपन आपके साथ गुजरा है, अब हम में कौन सी नई चीज़ पैदा हो गई है जो आपको परेशान कर रही है? कमला देवी के इन अल्फाज पर आदिल खान चौंका, फिर कहने लगा, ऐसी बात नहीं, दरअसल मैं सोच रहा था कि 2 ऐसी लड़कियां जिन्होंने बड़े नाजो नैम में राजमहल के अंदर जिंदगी बसर की और जिन्हें दुनिया की हर चीज़ मयसर थी, एक बेमाया शख्स के लिए इस कदर इनकसारी पर उतर सकती हैं कि पक्की मट्टी के एक ही बर्तन में मिलकर खाना खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। आदिल खान के इन अल्फाज पर कमला और रतन कुमारी दोनों ने एक साथ कहकहा लगाया और इस बार रतन बोल पड़ी, आदिल, आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? पक्की मट्टी के बर्तन तो बहुत दूर की बात, हम आपके साथ कच्ची मट्टी के बर्तन में भी खाना खाने के लिए तैयार हैं। अब बोलें, आप क्या कहते हैं? बेहतर यही है कि आप अब उठें, खाना ले आएं और इकट्ठे बैठकर खाते हैं। आदिल खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, रसोई की तरफ गया। वहां से उसने बर्तन लिए और चुपचाप बाहर निकल गया। उसके जाने के साथ ही कमला और रतन दोनों अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। आंधी और तूफान की तरह हरकत में आई। पूरे घर की उन्होंने भाग दौड़ के अच्छी तरह सफाई सुथराई कर दी थी। दीवारें झाड़ दी थीं। सहन में जहां छप्परनुमा अस्तबल था वो भी दोनों ने मिलकर साफ कर दिया था। इतनी देर तक सूरज गुरूब हो गया और फजाओं के अंदर तारीकी फैलना शुरू हो गई थी। इस मौके पर कमला रतन को मुखातिब करके कहने लगी, रतन, पहले घर में रोशनी का एहतमाम करें। मैंने वो दाएं जानिब वाले कमरे में जिसमें आदिल रात को सोते हैं मट्टी के 2 मुंह वाले दिए देखे हैं। एक चिराग के अंदर तेल है न बत्ती, दूसरे में थोड़ा सा तेल है लेकिन बत्ती उसकी भी जल गई है। आओ पहले रोशनी का एहतमाम करें। इतनी देर तक मेरे ख्याल में आदिल खाना लेकर आ जाएंगे। जवाब में रतन बोली और कहने लगी, इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दाएं जानिब वाले कमरे में जहां 2 दिए पड़े हैं उनके दाएं जानिब जहां आदिल की मसहरी है
वहाँ दीवार के अंदर एक छोटा सा खाना बना हुआ है, उसमें कुछ रुई भी रखी हुई है और कुप्पी में सरसों का तेल भी है। रतन के इस इंकिशाफ पर कमला खुश हो गई। फिर दोनों दाएं जानिब वाले कमरे की तरफ गईं। पहले दोनों ने मिट्टी के दियों का जायजा लिया, फिर रतन बड़ी तेजी से दीवार में बने हुए उस खाने की तरफ गई जिसमें रुई और सरसों के तेल की कुप्पी रखी हुई थी। रतन ने रुई के गट्ठे से रुई के 2 छोटे छोटे हिस्से अलहदा किए, अपने दोनों हाथों से उन्हें लंबा किया, फिर दोनों हथेलियों में उन्हें बल देकर दोनों की बत्तियां बना ली। फिर उसने सरसों के तेल की कुप्पी उठाई, मिट्टी के दोनों दियों के अंदर उसने तेल डाला। रुई की जो बत्तियां उसने बनाई थीं, पहले उन दोनों के अगले सिरे में तेल में डुबोकर बत्तियां उसने दियों के तेल में डुबो दी। थोड़ी देर बाद तेल बत्ती के ऊपर वाले सिरे पर चढ़ाया। चुनाचे दोनों ने मिलकर दोनों चिरागों को रोशन कर दिया था। एक चिराग उसी कमरे में रहने दिया गया, दूसरे चिराग को बरामदे में चिराग के लिए बनी हुई एक जगह पर रख दिया और इस चिराग की वजह से बरामदा ही नहीं, किसी हद तक सहन भी रोशन हो गया था। अभी वो दोनों इस काम से फारिग ही हुई थी कि आदिल घर में दाखिल हुआ। उसने 2 बर्तनों में सालन उठाया हुआ था, जबकि एक नए और कोरे दस्तरखान में उसने रोटियां लपेट रखी थी। रतन और कमला चूंकि सामने दाएं तरफ वाले कमरे में थी, लिहाजा आदिल भी उसी तरफ गया। बाएं जानिब जो खाली चारपाई थी जो कभी आसिफ खान के इस्तेमाल में हुआ करती थी, उसके ऊपर उसने सालन के दोनों बर्तन रख दिए और करीब ही उसने दस्तरखान में लिपटी हुई रोटियां भी रख दी। फिर आदिल खान इधर उधर देखते हुए बाहर निकला, सहन का जायजा लिया, उन दोनों के पास आया और कहने लगा, मुझे लगता है मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों आंधी और तूफान की तरह हरकत में आई हो। पूरे मकान को तुमने साफ सुथरा करके चमका के रख दिया है। मैंने तो पहले ऐसी सफाई कभी इस घर में देखी नहीं थी। बहरहाल दोनों चारपाई पर बैठ जाओ और खाना खाओ। इस मौके पर कमला ने घूरने के अंदाज में आदिल खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, हम दोनों क्यों चारपाई पर बैठे और खाना खाएं? आप इससे पहले कहाँ बैठकर खाना खाया करते थे? आदिल खान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी मत पूछो, मैं तो यहीं दोनों मसहरियों के दरमियान फर्श पर बैठ जाया करता था और खाना खा के थोड़ी देर के लिए सामने चहार बाग में जाया करता था और फिर आके सो रहता था। जो ही आदिल खामोश हुआ, कमला उठी, सालन के दोनों बर्तन उठाकर उसने फर्श पर रख दिए। इतनी देर तक रतन दस्तरखान में लिपटी हुई रोटियां वहां ले आई थी। इस मौके पर बगौर दस्तरखान की तरफ देखते हुए रतन कुछ पूछना ही चाहती थी कि आदिल खान बोल उठा, मुझे आने में कुछ देर हो गई। पहले मैं कुछ आगे दुकानों की तरफ चला गया था, वहां से ये दस्तरखान खरीदा, इसके बाद भटियार खाने से खाने का सामान ले आया हूँ। कमला और रतन दोनों खुश हो गई थीं। तीनों फर्श पर ही बैठ गए और खाना खाने लगे। खाने के बाद सबसे पहले कमला उठी, उसने उसके खाने के बर्तन साफ किए। कुछ देर तक तीनों इकट्ठे मसहरी पर बैठकर बातें करते रहे, यहाँ तक कि रतन ने आदिल को मुखातिब किया, आदिल अब उठें, हमें घर छोड़कर आएं और साथ ये भी बताएं कि आप अपनी अगली मुहिम पर कब रवाना होंगे। जवाब में आदिल ने कुछ सोचा और कहने लगा, मेरे ख्याल में शहनशाह चंद दिन तक आगरा से निकलने वाला है और मुझे उसके साथ जाना होगा। इस बार कमला बोल उठी, अगर ये बात है तो हम दोनों कल फिर आएंगी, अपने साथ एक नया कुफ्ल लेकर आएंगी। इसकी एक चाबी हम दोनों के पास और दूसरी आपके पास रहा करेगी। जवाब में आदिल खान मुस्कुराया और कहने लगा, कमला तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। इस वक्त जो मेरे पास कुफ्ल है उसकी पहले से ही 2 चाबियां हैं, इनमें से एक तुम ले जाओ और एक मैं अपने पास रख लेता हूँ। आदिल खान के इस जवाब पर कमला और रतन दोनों खुश हो गईं। इतनी देर तक आदिल ने उन दोनों को एक चाबी ला कर दी। तीनों मकान से निकले। आदिल ने बाहर से कुफ्ल लगाया। इसके बाद वो कमला और रतन दोनों को सामलदास के यहाँ छोड़ने चला गया। अकबर के दरबार में अब वो दानिशमंद और अक्लमंद अशखास भी शामिल होना शुरू हो गए थे जिन्हें तारीख में अकबर के 9 रतन कहा जाता है। रतन जवाहरात को कहते हैं और रतन की भी 9 किस्में शुमार की जाती हैं, यानी लाल, मोती, पुखराज, जमुर्रद, मूंगा, लाजवर्द, नीलम, हीरा और अलमास। चुनाचे वो साहिब खिरत लोग जो अकबर के दरबार में जमा होना शुरू हो गए थे और जिनकी सोहबत से अकबर ने लुत्फ उठाना शुरू कर दिया था, वो भी तादाद में 9 थे और बड़ी अहम शख्सियात थी। इसलिए उन्हें भी तारीख में 9 रतन यानी 9 हीरे शुमार किया जाता है। इन 9 रतन में सर फहरिस्त मुल्ला दो प्याजा आता है। मुल्ला दो प्याजा का असल नाम अबुल हसन बिन अबू महासिन बिन अबुल मकारिम था। ये शख्स अरब के शहर ताइफ का रहने वाला था। 9 रत्नों में से कुछ का जिक्र हम पहले कर चुके हैं। मुल्ला दो प्याजा 1540 को पैदा हुआ। ये बचपन ही से खुशतबा, खुश मिजाज और ज़रीफ था। फिर उसके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए।
اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، جس کی وجہ سے حالات زیادہ خراب ہو گئے اور اس کا باپ دوسری ماں سے خفا ہو کر گھر سے نکل کر کہیں چلا گیا۔